नमस्कार दोस्तों, परीक्षा मित्र पर आपका स्वागत है। मैं रजनीकांत लाटा आपके लिए लेके आया हूँ एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से इजराइल और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक हाई लेवल तक पहुंच गया है। अब इस वीडियो में कुछ बैकग्राउंड जानेंगे और साथ में वेस्टर्न एशिया की पॉलिटिक्स के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट लोकेशंस या फिर वेस्ट एशिया में कौन कौन से कंट्रीज हमारे लिए इस आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनकी एक बार लोकेशन देख लें। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये है ईरान और नीचे की तरफ ये वाला कंट्री देखोगे तो ये है सऊदी अरब। इस तरीके से यहाँ पर ये येलो वाला देखोगे तो इराक और यहाँ पर ये है कुवैत। इसी तरीके से थोड़ा और वेस्ट में जाओगे तो यहाँ पर ग्रीन है सीरिया, ऊपर है टर्की, ये है यहाँ पर पिंक वाला लेबनान और नीचे है जॉर्डन और ये है इजराइल और यहाँ पर है इजिप्ट। तो ये कंट्रीज़ की आप लोकेशन ध्यान से देखेंगे तभी आपको ये आर्टिकल और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर जो हम लिंक बताएंगे ये कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल इश्यूज से कनेक्टेड है। जहाँ पर एक तरफ सऊदी अरब और ईरान के बीच में लड़ाई चल रही है तो उसकी जड़ कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको इजराइल में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ इजराइल से कनेक्टेड कंट्री है जिसका नाम है लेबनान, तो दूसरी तरफ आप देखोगे तो इजराइल में ही जो पैलेस्टीनियन टेरिटरी है जिसकी पर्टिकुलर बात की जाए, एक टेरिटरी जिसका नाम है गाजा पट्टी, वहां पर से हमास वहां से ऑपरेट करता है। तो हमास को बैकिंग दी जाती है सऊदी अरब के द्वारा और लेबनान में हिजबुल्लाह करके एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन चलता है जिसको सपोर्ट दिया जाता है ईरान के द्वारा। तो ये दोनों का टारगेट, मैं फिर से बोल रहा हूं कि हमास का टारगेट जो कि गाजा पट्टी से ऑपरेट कर रहा है उसका टारगेट भी है इजराइल को यहां से खत्म करना, और दूसरी तरफ लेबनान से एक ऑपरेट कर रहा है दूसरा ग्रुप जिसका नाम है हिजबुल्लाह, उसका टारगेट भी है इजराइल को खत्म करना। बट दोनों में प्रॉब्लम क्या है, एक है सुन्नी कम्युनिटी, एक है शिया कम्युनिटी। दैट मीन्स ईरान सपोर्ट कर रहा है हिजबुल्लाह को जो कि शिया कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और दूसरी तरफ सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है किसका, हमास का, जो कि गाजा स्ट्रिप से ऑपरेट कर रहा है, वो एक सुन्नी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो ऐसे में दोनों का टारगेट तो एक है पर दोनों के बीच में कन्वर्जेंस नहीं है, और रिजल्ट क्या निकला, इजराइल को खत्म करने के चलते चलते ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के दुश्मन बन गए, शिया सुन्नी कम्युनिटी एक दूसरे की खून की प्यासी बन गई। तो ये मुद्दा अगर आपको समझ में आ गया तो आर्टिकल को परेशानी से ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी समझने में। इन शॉर्ट टर्की का एंगल भी समझेंगे, जॉर्डन का एंगल भी समझेंगे, इजिप्ट का एंगल भी समझेंगे। तो इस मैप को आप थोड़ा ध्यान से देख लें। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये इजिप्ट है यहाँ पर जिसको हम मिस्र बोलते हैं, ये यहाँ पर जॉर्डन है, ये सऊदी अरब है, ये इजराइल है पिंक वाला येलो वाला, और इसमें ये जो छोटा सा पोर्शन यहाँ पे दिखाया हुआ है मैं एन सर्कल कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक। ठीक है, जो मृत सागर है डेड सी उसका वेस्ट बैंक है ये, और यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिप है मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर के, यहाँ पर इसको बोलते हैं गाजा पट्टी। ग्रीन वाला जो है आप देख सकते हो ये सीरिया है, तो ऊपर पिंक में आप देख सकते हो टर्की है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये ईरान है। अब चलते हैं आर्टिकल पे जहां पर हम समझेंगे कि पश्चिम एशिया की क्या तो भू राजनीति चल रही है और कैसे यरूशलेम दांव पर है। और यरूशलेम आप यहां पे ये देख सकते हो, ये जो डॉट है रेड वाला, इसकी बात की जा रही है, ये कैसे दांव पर है। ठीक है, चलते हैं मेन कंटेंट पे। आर्टिकल लिखा है ब्रह्मदीप अलूने ने, और इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि देखो एक मशहूर जर्मन सैन्य विशेषज्ञ जिनका नाम है क्लाइजविट्ज, लिख लेना आप ये स्टेटमेंट। क्लाइजविट्ज ने क्या कहा था कि राज्य अपनी नीतियों को लागू करने के लिए सामान्यतया युद्ध का सहारा लेते हैं, और यही चीज कहीं ना कहीं लागू होती हुई दिखाई दे रही इजराइल में, कि एक तरफ जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उनकी सरकार गिरने वाली थी, तो दूसरी तरफ उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। और इसी तरीके से हमास अपनी नीतियों को लागू करने के लिए कि हम अभी भी रेलेवेंट है, इजराइल अभी भी बहुत बड़ी समस्या है, ऐसे में हमास ने इजराइल के साथ में दो दो हाथ कर लिए। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ, हमास की रेलेवेंस भी बन गई, हमास ने भी अपनी धीरे धीरे जो रेपुटेशन डाउन हो रही थी उसको गेन कर लिया, तो दूसरी तरफ इजराइल में सरकार गिर रही थी, वो सरकार बच गई। तो ये चीज़ें होती हैं कि युद्ध का सहारा लिया जाता है, और ये लाइन आप लिख लो पॉलिटिकल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ऐसी की ऐसी आपको कोट करने में काम आ जाएगी। आज अगर देखो तो इजराइल का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अरब नज़रिए से बहुत ज़्यादा परेशानियों का कारण है, और कहीं ना कहीं अरब कंट्रीज़, ठीक है, जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, इस्लामिज़म जहाँ पे चलता है, वो कंट्रीज़ कहीं ना कहीं इजराइल को ख़त्म करना चाहते हैं। इसी तरीके से मध्य पूर्व में इजराइल और फ़लस्तीन इसी चीज़ को लेकर के अभी लड़ाइयाँ कंटिन्यू चल रही हैं। देखो इजराइल यहूदियों का देश, यहूदियों को
हॉलोकॉस्ट किया गया था, निकाला गया था कंसंट्रेशन कैंप्स में, उनको मारा गया था जहरीली गैसें दे दे करके। हिटलर के द्वारा लगभग 60 लाख यहूदियों को मारा गया था। तो वो फिर जगह छोड़ करके निकले कि कहाँ जाएं। तब उनको जगह पता पड़ी कि क्यों ना फिलिस्तीन की तरफ जाया जाए, क्योंकि फिलिस्तीन एक ऐसी जगह है जहां से यहूदी भी अपना ओरिजिन मानते हैं कि हमारा भी शुरुआत यहीं से हुई थी, हमारा जो उद्गम है वो यहीं से हुआ था। और फिलिस्तीन मतलब उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब्राहम को ये अपना फोर फादर मानते हैं, दोनों के दोनों। तो ऐसे में दोनों का ओरिजिन वहीं से है। और ये ही मुद्दा है कि कहीं ना कहीं ये जो इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई है ना, ये एक तो राजनीतिक तो है ही, भू राजनीतिक तो है ही, दोनों एक दूसरे की लड़ाई इसलिए कर रहे हैं कि कैसे भी करके जमीन हड़प ली जाए, पर धार्मिक भी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि फिलिस्तीनी जो है वो अरब नजरिए से कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि इजराइल को खत्म किया जाए। अब आप देख सकते हो कि दुनिया में बेहद शांत अगर कोई इलाका है तो वह है मध्य पूर्व, और उसमें इजराइल और फिलिस्तीन का जो मुद्दा है ये मेन मुद्दा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं दोनों धड़े, एक तरफ तो यहूदी और दूसरी तरफ अरब्स, उनके बीच में लड़ाई चलती रहती है। और हिंसा भी हमने देखा कि हमेशा डर रहता है। और उसी लाइन में 2014 में जब 2000 पैलेस्टीनियंस की डेथ हुई थी, उसके बाद में अभी फिर से ये आउटब्रेक हो गया, फिर से ये लड़ाई होने लगी, जो हमने प्रीवियस आर्टिकल में पिछले संडे को देख लिया था। इस विवाद के दो मुद्दे हैं, देखो प्रमुखतया दो सभ्यताओं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, एक तो यहूदी और एक इस्लामिक। तो ऐसे में इस संघर्ष का कंटिन्यू चलना कहीं ना कहीं एक इनएविटेबल है कि आप इसको अपरिहार्य है, ये तो चलेगा ही जब तक कि मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए एक लाइन ना खींच दी जाए। पर लाइन खींचने की अभी तक किसी की हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है वो आगे हम समझेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। आगे देखोगे पूर्वी भूमध्य सागर में हमने अभी देखा कि आखिरी छोर के ऊपर इजराइल और इजराइल लोकेटेड है। इजराइल के उत्तर में लेबनान है, तो उत्तर पूर्व में सीरिया है, मैप हमने देखा। इसी तरीके से पूर्व में जॉर्डन है, तो पश्चिम में इसके मिस्र है, और बिल्कुल पश्चिम में आप देखोगे तो मेडिटेरेनियन सी मतलब भूमध्य सागर आ जाता है। 1967 में आप देखोगे जॉर्डन, सीरिया, इराक, इन सब ने मिलकर के लगभग 6 से ज्यादा मुस्लिम देशों ने मिलकर के इजराइल पर अटैक किया। और टारगेट क्या था कि कैसे भी करके इजराइल को यहां से भगा देना है। हुआ क्या, 6 दिन के अंदर अंदर, मात्र 6 दिन के अंदर अंदर इजराइल ने इन सभी अरब देशों को धूल चटा दी थी। और आज तक भी अरब देशों का वो घाव है वो खत्म नहीं हो पाया है। ये युद्ध 5 जून से 11 जून 1967 तक चला था, लगभग 6 दिन तक ये युद्ध चला। इसलिए इस युद्ध का नाम भी क्या हो गया, 6 डे वॉर। आप याद रखोगे 6 डे वॉर किससे एसोसिएटेड है, तो आप बता दोगे इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच का। 1967 में ये बैटल लड़ा गया था। तो ऐसे में इजराइल ने मिस्र को गाजा पट्टी से भगा दिया था, अभी हमने देखा एकदम इजिप्ट के पास है गाजा पट्टी। इसी तरीके से सीरिया को गोलन पहाड़ियों से भगा दिया था, तो जॉर्डन को पश्चिमी तट किसका, ये आ गया आपका डेड सी, मृत सागर का पश्चिमी तट, उससे दूर तक भगा दिया था, और पूर्वी यरूशलेम तक से खदेड़ दिया था। तो ऐसे में चारों तरफ से जो भी अटैक था उस सबको 6 दिन के अंदर अंदर इजराइल ने पीछे कर दिया था। इसमें लगभग 5 लाख फिलिस्तीनी जो हैं वो बेघर हो गए थे। और इजराइल ने जो भी इलाके जीते थे, चाहे वो गोलन हाइट्स हो, चाहे इधर ईस्टर्न पूर्वी यरूशलेम की बात करो, ये सारे के सारे अभी भी इजराइल के हाथ में है। तो खाड़ी देशों के लगातार दबावों के बावजूद भी इजराइल ने अभी तक वो कब्जे खाली नहीं किए हैं। और आप देखोगे कि पूर्वी यरूशलेम के इलाके सहित पूरे यरूशलेम को इजराइल अपनी राजधानी मानता है। और उसी को डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में एक पीस अकॉर्ड के तौर पर डिक्लेयर भी किया था कि इजराइल की राजधानी यरूशलेम ही है। अब अगर देखो तो पूर्वी यरूशलेम जो है उसी को कॉन्फ्लिक्ट की पॉइंट क्यों बताई जा रही है इस आर्टिकल में, क्योंकि एक तरफ तो इजराइल पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी बताता है, तो दूसरी तरफ फिलिस्तीनी लोग जो है ना, वो जैसे ही फिलिस्तीन स्टैब्लिश हो जाएगा नए कंट्री के तौर पे, एक पूरा रिकॉग्निशन मिलेगा एक देश के तौर पे, तब फिलिस्तीन को एक तरीके से अपनी राजधानी के तौर पे पूर्वी यरूशलेम को देखता है। तो ऐसे में यरूशलेम का दाव हो गया, एक तरफ फिलिस्तीनी लोग भी डिमांड कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप देखोगे इजराइल। अच्छा, अब ये मुद्दा कोई जियोपॉलिटिकली नहीं रह गया है, यहां पर कहीं ना कहीं ये भू राजनीतिक के साथ साथ में धार्मिक मुद्दा भी बन गया है, क्योंकि यरूशलेम इजराइलियों के लिए मतलब यहूदियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि वहां पर माउंट टेम्पल करके एक लोकेशन है जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा हॉली प्लेस है, बहुत ज्यादा उनके लिए पवित्र स्थान है। दूसरी तरफ पैलेस्टीनियंस है, उनके लिए वहां पर इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि वहां पर अल अक्सा करके एक मस्जिद है जो कि वर्ल्ड की 3 इंपॉर्टेंट मस्जिदों में से एक है।
समझ गए? तो ऐसे में कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल के साथ में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी वहां पर आपको देखने को मिलेगा इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में, ठीक है। जबकि इजरायली अपने घेरे, अब देखो, आप अपने घरों में इसीलिए तैयार हैं कि कैसे भी करके हमें एक जगह नहीं छोड़नी। पैलेस्तीनियों को भगाना चाहते हैं इजरायली, और पैलेस्तीनी चाहते हैं कि कैसे भी करके हमें हमारा देश मिले। तब बात आ जाती है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथास्थिति का सिद्धांत। इसमें शक्ति संतुलन का सिद्धांत, जिसको हम बैलेंस ऑफ पावर बोलते हैं ना, इस बैलेंस ऑफ पावर की स्थापना कहीं ना कहीं क्लियर हो जाती है कि आप अगर खुद पावरफुल हो तो दूसरे लोग आप पर अटैक नहीं करेंगे। इसके लिए क्या करोगे? या तो खुद आप इतने पावरफुल हो जाओ, या अपने साथ में जो आपके सहयोगी देश हैं को इतना साथ में ले लो कि दूसरा कोई आपकी तरफ नजरें उठा करके देखे ही नहीं। इसी को बैलेंस ऑफ पावर बोला जाता है, शक्ति संतुलन का सिद्धांत बोला जाता है। और यही कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया में कभी कभी लागू हो जाता है और कभी कभी टूट जाता है। लेकिन यथास्थितिवाद को लेकर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अनिश्चितता बनी रहती है, क्योंकि शक्ति संघर्ष जो है वो खत्म नहीं होता। कारण क्या है? अभी हमने देखा कि एक तरफ इजराइल, एक तरफ पैलेस्तीन, दोनों के बीच में यथास्थितिवाद चल रहा था कि कैसे भी करके चलो ठीक है, टाइम गुजर रहा है, निकलने दो। बैलेंस ऑफ पावर चल रहा है, फिलिस्तीन को सपोर्ट मिल रहा है अरब कंट्रीज का, इजराइल को सपोर्ट मिल रहा है यूएसए जैसे कंट्रीज का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों के बीच में पावर बैलेंस हो गया, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। बट जैसे जैसे टाइम बीतता है तो एक मौका आ जाता है। वो मौका होता है कि जब अल अक्सा मस्जिद में मुसलमान गैदर होते हैं, वो भी कब? ईद के मौके पे। और उस मौके को कहीं ना कहीं इजराइल भुनाने की कोशिश करता है कि कैसे भी करके इनकी गैदरिंग को रोका जाए। और आप देखोगे कि इसी गैदरिंग को रोकने के चलते अल अक्सा मस्जिद के ऊपर जब नमाज पढ़ने के लिए आ रहे थे मुस्लिम्स, उन पर अटैक कर दिया गया। और उसी के चलते ये जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोग मारे गए और 12 से ज्यादा इजरायली लोग मारे गए हैं। तो ऐसे में ये जो आउटब्रेक है ना, ये हमेशा यथास्थितिवाद सिद्धांत के अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर है, उसमें कहीं ना कहीं एक बर्नर कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। उसमें कभी भी गैस चलती रहती है, कभी भी कोई सा भी उछल सकता है और आग लग सकती है, राइट। तो 2016 में आप देखोगे यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को ने यरूशलेम को बिल्कुल यह कह दिया कि यहां पर यहूदियों का कोई दावा नहीं चलेगा, क्योंकि अल अक्सा मस्जिद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस मिली हुई है। ऐसे में यूनेस्को की इस बात को मानने से इजराइल ने इनकार कर दिया। और हुआ क्या, जो मैंने आपको बता दिया कि ईद के टाइम पे इजराइल ने मुसलमानों को खदेड़ दिया कि यहां पर आपकी जो प्रे है वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मस्जिद है ये कहां पर लोकेटेड है? यरूशलेम में। ईस्टर्न यरूशलेम, पूर्वी यरूशलेम, और पूर्वी यरूशलेम जो है वो यरूशलेम का ही पार्ट है, और यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। मध्य पूर्व में इजराइल की बढ़ती सामरिक ताकत को देखें तो अरब राष्ट्रवाद के लिए भी कहीं ना कहीं ये चुनौती साबित हो रहा है। एक तरफ तो इस्लामिक नेतृत्व में अरब राष्ट्रों के बीच में आपसी प्रतिद्वंदिता चल रही है कि जहां पर आप देखो ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल भी एक चैलेंज उनके सामने उभरता आ रहा है। इजराइल के अगर उत्तर में देखो तो आपको क्या दिखाया था मैंने? लेबनान। पूर्व में देखो तो सीरिया। अब यहां पर आप देखो कि दो देश गृह युद्धों से वहां पर ग्रसित हैं। इजराइल के लेबनान में भी वहां पर सिविल वॉर चल रहा है, और सिमिलरली सीरिया में आपको पता ही है कि असद रिजीम को कहीं ना कहीं इनस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है, अनस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है। पर असद को सपोर्ट कर रहा है सीरिया के अंदर रशिया और ईरान, जबकि उनको असद रिजीम को उखाड़ के फेंकने की पूरी कोशिश कर रहा है यूएसए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सिविल वॉर चल रहा है लेबनान और सीरिया में, जो कि दोनों चैलेंज क्रिएट कर सकते थे इजराइल के लिए। तो ऐसे में इजराइल के लिए विन विन सिचुएशन हुई कि नहीं? पहली चीज। दूसरी, शिया सुन्नी विवाद है, वो भी अभी तक हमें पता है कि कितना ज्यादा बढ़ चुका है कि एक तरफ जहां पर सऊदी अरब और दूसरी तरफ जहां पर ईरान, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ रहा है। तो दोनों जो मिलकर के जहां तक इजराइल को कंटेन कर सकते थे, वो कंटेनमेंट में भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। एक तरफ आप देखोगे कि मुसलमानों की लीडरशिप को लेकर के भी मुद्दा चल रहा है। शिया सुन्नी तो हो गया ईरान सऊदी अरब का, अब आप देखो कि इस्लामिक दुनिया को कौन नेतृत्व करेगा, तो उसमें तुर्की और सऊदी अरब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्योंकि एक तरफ हमें भी पता है कि जैसे ही पाकिस्तान, मलेशिया और इधर टर्की, ये तीनों देश मिलकर के अपनी लीडरशिप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस चीज से नाराज हो गया सऊदी अरब। क्योंकि अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक OIC की बात करें, ऑर्गेनाइज मतलब आप कहोगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉर्पोरेशन की बात करें, तो वहां पर OIC के अंदर लीडरशिप की बात करो तो वहां पर सऊदी अरब लीड करता है। बट अब धीरे धीरे तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोगन जो है वो भी लगातार अपनी डोमिनेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, और इसके चलते वो इजराइल की एक तरीके से क्रिटिसिज्म भी बहुत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उनकी इजराइल की आलोचना कर रहे हैं। बट रियलिटी ये है कि इजराइल की राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक शक्तियों को
तुर्की अच्छे से समझता है और इस चीज़ में जल्दबाजी नहीं करेगा। अब आप देखो अर्दोगन जो है वो अपने आप में यूएसए के, देखो कोल्ड वॉर के टाइम पे टर्की का रिलेशन यूएसए के साथ अच्छा था, तो ऐसे में क्या होता है कि अभी अर्दोगन अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो ऑटोमन एम्पायर हुआ करती थी ना कोई ज़माने में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले, उस तरीके की सिनेरियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड में जैसे ऑटोमन एम्पायर की चलती थी वैसे ही अब हमारी टर्की की फिर से चलनी शुरू हो जाएगी। तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं अमेरिका से डिसोसिएट होना शुरू कर रहा है, धीरे धीरे अपने आप को दूर कर रहा है। तो आप देखो अमेरिका भी कम थोड़े ना है, अमेरिका ने भी नजरें गाड़ रखी हैं कि टर्की क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। तो ऐसे में इजराइल के साथ में दुश्मनी ले टर्की और दूसरी तरफ अमेरिका जो है नजरें गड़ा के बैठा हुआ है। और आपको पता है इजराइल और यूएसए दोनों एक दूसरे के बड़े घनिष्ठ दोस्त हैं। तो ऐसे में अगर टर्की कुछ भी गड़बड़ करता है तो इजराइल की तरफ से भी कुछ फटकार मिलेगी, तो यूएसए टर्की का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। तो ऐसे में टर्की जो है वो इजराइल से दुश्मनी लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों के चलते कहीं ना कहीं इजराइल को बहुत सारे चैलेंजेस का और भी सामना करना पड़ रहा है। और उनमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है इजराइल के लिए वो है कर्ड्स का सबसे बड़ा चैलेंज। और कुर्द जो है वो फैले हुए हैं, आपको मैं एक बार मैप पे दिखाता हूं। कुर्द जो है वो यहां पर फैले हुए हैं इस एरिया में जहां पर मैं एनसर्कल कर रहा हूं, जिसमें टर्की में भी है, सीरिया में भी है, इराक में भी है, तो ईरान में भी है। इस एरिया में कर्ड्स लोकेटेड है। वो कहीं ना कहीं एक तरफ तो जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आईएसआईएस का जो राइज हुआ था ना 2014 के आसपास में, 2013-14 में, उसको खत्म करने में कर्ड्स ने बहुत हेल्प की थी अमेरिका की, और अमेरिका कहीं ना कहीं फेवर करता है कर्ड्स को। और दूसरी तरफ आईएसआईएस जैसे खत्म हो गया तो कर्ड्स कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हम हमारे इन चारों देशों में जितने भी रीजन है, ये 3.5 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन है इनकी, तो ये सारे मिलकर के ये चाहते हैं कि क्यों ना हम एक अलग से कुर्दिस्तान एक अलग ही देश बना दे। तो ये चैलेंज टर्की के लिए भी है। तो टर्की भी कहीं ना कहीं कर्ड्स के लेकर के बहुत चिंता में है। तो इन कर्ड्स को कंटेन करने में अगर टर्की ने गलती कर दी इजराइल से दुश्मनी लेने की, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती हैं टर्की की। आगे देखते हैं। तो ये चीज हमने देख ली कि कुर्दों का कोई एक देश नहीं है और अपनी स्वायत्तता के लिए सीरिया, इराक और ईरान से अपनी संघर्ष को लगातार बनाए हुए है, और आईएसआईएस को भी प्रतिरोधित करने में बहुत सक्सेसफुल रहा था ये जो कुर्द लोग जो थे, जिसमें तुर्की, सीरिया, इराक और ईरान में ये फैले हुए हैं। और पश्चिमी अर्मेनिया में भी, अर्मेनिया थोड़ा ऊपर है, इससे टर्की से और ईरान से बॉर्डर शेयर करता है अर्मेनिया। तो ऐसे में ये सब मिलाकर के अपना खुद का एक देश बनाना चाहते हैं। तो ये भी एक चिंता की बात है। अमेरिका का रुख अगर कुर्दों की तरफ देखो तो बड़ा उदार है, क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्प की है आईएसआईएस को खत्म करने में। और अर्दोगन जो है वो इतनी हिमाकत नहीं कर सकते हैं कि इजराइल को नाराज करे, और उसके चलते अमेरिका जो है वो तो इजराइल का ही सपोर्ट करेगा। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है तुर्की के लिए कि वो अपनी एकता और अखंडता, मतलब अपनी यूनिटी और सॉवरेनिटी को, अगर वो इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को अगर कंटिन्यू बनाना चाहता है तो वो इजराइल से दुश्मनी लेने से बचेगा। दूसरी तरफ यूरोप की बात कर लेते हैं। यूरोप जो है वो पश्चिमी देशों में कभी भी शांति नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर शांति आएगी तो वहां पर राष्ट्रवाद मजबूत हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं यूरोप के लिए चुनौती बन सकता है। तो ऐसे में यूरोप तो चाहता ही नहीं है कि उधर शांति बैठे, क्योंकि कहीं ना कहीं शांति अगर बैठती है तो देखो मुश्किलें यूरोप से ही है। और हमने हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ लिया है कि यूरोपियन ने जो भी ट्रेड करते थे इन अरब कंट्रीज के थ्रू, और जब तक ये यूनाइटेड थे तब तक यूरोपियंस को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा कि मतलब आप देखोगे पूरे अफ्रीका को राउंड मार करके फिर ट्रेड करना शुरू कर दिया था। तो इसमें आप देख सकते हो कि अरब कंट्रीज की यूनिटी यूरोप के लिए मुश्किल है। तो ऐसे में इजराइल को सुरक्षित देश मानना यह भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कहीं ना कहीं अरब कंट्रीज अपने आप में एक चैलेंज लेकर के बैठ रहे हैं, और अरब कंट्रीज स्टेबल हो उसके लिए पूरी दुनिया कहीं ना कहीं मुश्किलों में आ जाएगी। अब यह देखो आप कि एक तरफ तो मध्य पूर्व में बढ़ती प्रतिद्वंदिता, जिसमें ईरान और सऊदी अरब के बीच में दुश्मनी। अब ईरान को रोकने के लिए सऊदी अरब जो है वो इजराइल को बेहतर समझता है, क्योंकि सऊदी अरब और इजराइल दोनों का दोस्त है यूएसए, और दोनों के बीच में सेटिंग कराता है। तो इस तरीके से इजराइल की रेलेवेंस भी बनी रहती है। तो दोनों देश के बीच में एक गोपनीय भागीदारी सामने भी आई है इजराइल और सऊदी अरब के बीच में। और आप देखोगे कि अमेरिका के बीच में आपको पता ही है कि एक तरफा विरोध करना बहुत मुश्किल है। अगर मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब अमेरिका के अगेंस्ट में जाता है तो सऊदी अरब के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो एक इस तरीके से सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका तीनों एक पलड़े पे आ गए। अब सामने खड़ा हो गया कौन? प्रतिद्वंदी ईरान। और यही कहीं ना कहीं शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है, और इसी का नतीजा ये है कि जहां सीरिया में सिविल वॉर चल रहा है, जहां लेबनान में सिविल वॉर चल रहा है, और जहां यमन में सिविल वॉर चल रहा है, ये सारे के सारे इन्हीं दोनों कंट्रीज, कौन से? ईरान और सऊदी अरब के बीच की लड़ाई को देख के चल रहा है। आप देखो, बहरहाल
इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो विवाद है वो जटिल संतुलन का सिद्धांत हावी हो जाता है। मतलब वही बैलेंस ऑफ पावर की यहाँ पर बात आ जाती है, जिसमें राष्ट्र या राष्ट्र समूह एक दूसरे को संतुलित करते हैं। यहाँ पर आपको पूरी इक्वेशन समझ में आ गई। इजराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है, टर्की किस तरीके से जल्दबाजी नहीं कर सकता, यूरोप क्या इक्वेशन चाहता है, अरेबियन कंट्रीज में किस तरीके से डिवीजन है, तो वो एक बैलेंस बन रहा है, अंदर से अंदर एक बैलेंस बनता चला जाता है। इसी को बोला जाता है बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, और आने वाले दिनों में अगर हम देखें तो वैश्विक प्रयासों के बदौलत भी आधे अधूरे समझौते फिर भी हो जाएंगे, पर आप चाहो कि फाइनली एक फिलिस्तीन एक नया राष्ट्र बन के पूरा निकले, या फिर फिलिस्तीनी लोग ये चाहें कि हमारा एक अलग से देश बने, उसका हम राजधानी बनाएं, तो वो अभी तक दूर दूर तक नजर नहीं आती। तो यहां पर हमने वेस्टर्न एशिया की जो इक्वेशन है उसको इजराइल और पैलेस्टीन के एंगल से समझ लिया है। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।